शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य, जिन्होंने लगभग 331 सालों तक भारत पर राज्य किया। तो मुगलों का शासन 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक भारत पे रहा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, आखिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई कैसे। तो जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने भारत देश के अंदर उत्पात मचाकर रख दिया था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को अफगानिस्तान से बुलाया था और बाबर ने आकर ही इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले ही युद्ध में हरा दिया और फिर यहीं से शुरू हुई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो जब बाबर अफगानिस्तान से आया और उसने इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया, फिर यहीं से मुगलिया सल्तनत का शासनकाल शुरू हुआ। तो चलिए अब शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य का पहला पाद यानी बाबर, जहाँ से मुगलिया सल्तनत शुरू हुई। तो बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा और बाबर का जन्म फरगना घाटी, याद रखिएगा, फरगना घाटी के अंधेजान नामक शहर में हुआ था, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर ने हिंदुस्तान में आते ही 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इन सभी युद्धों में बाबर ही विजयी रहा था। और ये सभी युद्ध लगभग एक साल के अंतराल में लड़े गए थे। जैसे कि पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया, उससे अगला 1 साल बाद 27 में, उससे अगला 1 साल बाद 28 में। इसी प्रकार एक साल के अंतराल में लड़ा गया था, जिससे आपको याद रहने में कठिनाई नहीं होगी। तो पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जो कि बाबर जब आया था उसने इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा था और इसमें बाबर ही विजयी हुआ था। उससे अगला खानवा का युद्ध लड़ा, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा और ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ, जो कि 1528 ईस्वी में, और यह मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर ही विजयी रहा। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ और ये अफगानों और बाबर के बीच में हुआ और इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। तो चलिए आगे भी कुछ देख लेते हैं। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, मतलब बाबर को गाजी की उपाधि मिल गई थी खानवा के युद्ध के बाद में। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की भी रचना की थी। बाबर ने खुद ही अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा। बाबर के 4 पुत्र हुए थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। लेकिन आगे चलकर हुमायूं ही बाबर का उत्तराधिकारी बना था, मतलब बाबर के बाद हुमायूं ने ही राजगद्दी संभाली थी। तो करीब 48 वर्ष की आयु में यानी 1530 ईस्वी में आगरा में ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। पहले तो बाबर का जो शव था उसे आगरा में ही दफना दिया गया था। याद रखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले बाबर का शव आगरा में दफनाया गया था, पर बाद में उसे ले जाकर काबुल में दफना दिया गया था। बाद में उसे ले जाकर जहाँ बाबर ने अपनी जगह चुनी थी वहाँ पर दफना दिया गया था, या जो कि काबुल थी। तो चलिए अब बाबर के बाद हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं को ही राजगद्दी मिली थी। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा था। तो 1530 ईस्वी में जब हुमायूं के पिता की मृत्यु हो गई, तो 23 साल की उम्र में हुमायूं को राजगद्दी पर बैठाया गया और हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से कर दिया गया। और हमीदा बानो बेगम से ही जन्म हुआ भारत के एक महान सम्राट अकबर का। याद रखिएगा कि हुमायूं के शासनकाल में ही शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हुमायूं की आत्मकथा थी हुमायूंनामा, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। और आप ये जो इमेज में देख रहे हैं, ये शेर मंडल पुस्तकालय है और 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय से ये जो इसकी सीढ़ियाँ हैं, इसी पे से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो शेर मंडल पुस्तकालय याद रखिएगा, इसी से इसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं के बाद अब राजगद्दी पर बैठा अकबर। तो अकबर का शासनकाल बहुत ही लंबा शासनकाल रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण शासनकाल रहा अकबर का, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट, याद रखिएगा अमरकोट, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। और अकबर ने बहुत ही कम उम्र में पानीपत का जो दूसरा युद्ध, जो कि 1556 में लड़ा गया, सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में हरा दिया था, बहुत ही कम उम्र में। और जो अकबर का शासनकाल था, ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता था, क्योंकि अकबर के शासनकाल में
हिंदी साहित्य की बहुत सी पुस्तकों की रचना हुई थी। तो जो अकबर का शासनकाल था ये हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता था। और अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। याद रखिएगा, दीन इलाही धर्म। और ये इस दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला अकबर पहला व्यक्ति बना था। और बात करें पहले हिंदू व्यक्ति की, तो बीरबल पहला हिंदू व्यक्ति बना था जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था। पहले अकबर ने अपनाया और पहले हिंदू बीरबल था जिसने इस धर्म को अपनाया था। और अकबर के 9 अनमोल रत्न थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे केवल ट्रिक से याद करने के लिए बताता हूँ। इसका ट्रिक है बात बात पे MDH। इससे हम इसके 9 रत्न को याद करेंगे। कैसे? जैसे B से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन, B से भगवान दास, फिर A से अब्दुल रहीम खाने खाना, T से टोडरमल, M से मान सिंह और D से दो प्याजा यानी मुल्ला दो प्याजा और H से हकीम हकाम। तो ये अकबर के 9 रत्न थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो चलिए अब आगे अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था और जो तीर्थ यात्रा पर कर लगता था उसे भी अकबर ने समाप्त कर दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर ने। जो जजिया कर था ये गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर था जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी और इलाही संवत की शुरुआत भी अकबर ने ही की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। जो आप ये इमेज में देख रहे हैं यह है बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की उसके बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करा दिया था एक प्रतीक के तौर पर। उसके बाद आगे देखिए, अबुल फजल ने ही अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की थी। तो जो 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल, इसने अकबर की जो जीवनी थी अकबरनामा उसकी रचना की। तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई और कहाँ पर? आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का दफना दिया गया था। तो अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में ही दफनाया गया। तो अकबर के बाद अगला शासन किसका हुआ? जहांगीर का। जहांगीर ने 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक भारत पर राज किया, जिसे सलीम भी कहा जाता है। सलीम का नाम ही था जहांगीर। तो अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और जहांगीर के शासनकाल में याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 4 यूरोपीय यात्री भारत आए थे। कौन कौन से? हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी। ये 4 यूरोपीय यात्री थे जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। फिर उसके बाद जहांगीर का जो विवाह था वो मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां कहा जाता है, उसके साथ करा दिया गया। तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। याद रखिएगा, जहांगीर का वो समय था जिसे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था, क्योंकि जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी थी, इसलिए इसी के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। और जहांगीर के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे अबुल हसन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जहांगीर के बाद बारी आई शाहजहां की, जिसने 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक भारत पर राज्य किया। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा और शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो, जिसे मुमताज़ कहा जाता है। तो अर्जुमंद बानो को ही मुमताज़ कहा जाता है। ये शाहजहां की बेगम का नाम था। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सी इमारतों का निर्माण कराया था जो कि भारत में अभी भी उपस्थित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन प्रमुख इमारतों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, मयूर सिंहासन और दिल्ली की जामा मस्जिद, इसे शाहजहां ने ही बनवाया था। तो ताजमहल और मयूर सिंहासन से ये प्रश्न भी बनता है कि इसके मुख्य कलाकार कौन थे? तो ताजमहल के मुख्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी जी, और जो मयूर सिंहासन था इसके मुख्य कलाकार थे बादल खां। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि शाहजहां की 7 संतानें थीं, पर उन 7 संतानों में से उसके केवल 2 ही ऐसे पुत्र थे जो कि उसके बाद आगे राजगद्दी संभालने के लायक थे। कौन कौन? एक तो दारा शिकोह और दूसरा औरंगजेब। जो दारा शिकोह था ये काफ़ी विद्वान माना जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण हो गया, इसका उसने फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ये काफ़ी विद्वान था। पर उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच एक युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, ये यूपी PCS में पूछा गया सवाल है, जो धर्मट का युद्ध। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ।
कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा शाहजहाँ के बाद में। तो लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी और उसके बाद भी कई युद्ध हुए दारा के साथ, क्योंकि दारा को माना नहीं, पर हर युद्ध में औरंगजेब की ही विजय हुई। और बाद में औरंगजेब ने शाहजहाँ मतलब अपने पिता को ही बंदी बना लिया और आगरा के बंदी गृह में ही शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। तो कितने 74 साल की उम्र में औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया और जाकर बंदी गृह में उसे बंद कर दिया और 74 साल की उम्र में शाहजहाँ की उसी बंदी गृह में मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो शाहजहाँ के बाद अगला शासक कौन बना? औरंगजेब। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत पर राज्य किया। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दिया था। ये पूछा जाता है कि औरंगजेब ने कौन कौन से हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। तो इसमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर। इन सभी मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़वाने का आदेश दे दिया था। और पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक औरंगजेब ही था। ये काफ़ी क्रूर शासक था औरंगजेब और इसने पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था और लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर भी पुकारते थे। इसको भी याद रखिएगा आप, इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर भी लोग बुलाते थे। और औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, जिसे अकबर ने हटाया था। तो अकबर के बाद औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसे भी आप याद रखिएगा कि औरंगजेब का ही शासनकाल था जिसमें मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी, जो कि उस समय खुलदाबाद में हुई थी, जिसे अब रोजा कहा जाता है। तो ये रोजा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इसे दफनाया गया था। औरंगजेब के बाद भी बहुत से मुगल शासक हुए, पर वो इतिहास में इतना अपना प्रभाव न डाल सके, मतलब बहुत ही कमज़ोर शासक रहे थे। तो औरंगजेब तक ही हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको सभी मुगल सम्राट जितने भी थे सभी को क्रमानुसार याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप जितने भी मुगल सम्राट हुए थे, जितने भी मुगल शासक हुए थे, उनको उनके सीरीज वाइज याद रख लेंगे। तो इसकी ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। यही है इसके ट्रिक, जिससे जितने भी मुगल सम्राट हुए थे आप सभी को याद रख पाएंगे। जैसे बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, भाजी, उसके बाद सब्जी, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, जे से जहांदर शाह, फोर से फर्रुखशियर, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर, भाजी सब्जी फोर माँ बचा साहब। तो एस एच से शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय, याद रखिएगा पहले अकबर था, अब ये है अकबर द्वितीय। बी से बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक हुआ, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। तो ये थे सभी मुगल शासक, जिसे मैंने आपको क्रमानुसार यानी सीरियल वाइज याद करा दिया। अब इससे बाहर आपको मैंने जितना भी बताया मुगल सम्राट, जितने भी मुगल शासकों के बारे में बताया, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। शुरुआत करते हैं हम 1857 ईस्वी के विद्रोह से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो जब हमने मुगल काल पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको जहांगीर के शासनकाल के बारे में पढ़ाया था, बहुत ही विस्तार से मैंने समझाया था। तो मुगल काल में जो जहांगीर का शासनकाल था, उसी समय से जो अंग्रेज थे भारत में आना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे क्या किया, अंग्रेज़ों ने पूरा भारत पर ही कब्जा कर लिया था। और 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ सरकार ने जो पहले इस्तेमाल होती थी पुरानी लोहे की बंदूकें, उसे बंद कर दिया और उसकी जगह पर एक नई बंदूक लेकर आए। याद रखिएगा जिसका नाम क्या था, एनफील्ड रॉयल। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, यही है वो बंदूक एनफील्ड रॉयल। इस बंदूक में क्या होता था, जो कारतूस इस्तेमाल होता था उसमें सुअर और गाय की चर्बी से बना होता था और उसको इस्तेमाल करने से पहले मुँह से छीलना भी पड़ता था। जिससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें जो भारतीय सैनिक थे उनकी भावनाओं को काफ़ी आहत पहुँचता था। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये विद्रोह शुरू कैसे हुआ। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक, याद रखिएगा बैरकपुर, ने बैरकपुर में जो गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया, क्योंकि बंदूकों में डालने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था। और इन्हें फिर क्या किया, अंग्रेज़ सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया।
तो यहीं से 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे भारत में ये विद्रोह की चिंगारी फैल गई। तो विद्रोह की शुरुआत याद रखिएगा कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। और इस विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिन। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन थे? लॉर्ड कैनिन। ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो जब ये विद्रोह हुआ तो ये भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया और विभिन्न हिस्सों में इसके बड़े बड़े लीडर बने जिन्होंने इस विद्रोह को लीड किया। तो ये जो नेतृत्व किया लीडरों ने, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ज़्यादातर ये विद्रोह जो है उत्तर भारत में देखने को मिला। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ये विद्रोह फैल गया, तो ज़्यादातर ये उत्तर भारत में ही देखने को मिला है। और दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में हुआ, पर ज़्यादा इसका जो फैलाव था उत्तर भारत में ही देखा गया। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किसने किया। तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफ़र ने। बहादुर शाह जफ़र कौन थे? ये मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। और कानपुर में तात्या टोपे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। आपको पता है जो लखनऊ है नवाबों का शहर माना जाता है, तो बेगम नवाबों की ही होती है, इसे आप याद रख पाएंगे इसे। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ इस विद्रोह की बागडोर संभाली और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने और बरेली में खान बहादुर खान ने। ये कुछ लीडर हैं जो आपको याद रखने हैं। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मैं आपको बता दूं जो ये विद्रोह था ये इतना सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको दबा दिया इस विद्रोह के पूरा। क्योंकि इस विद्रोह में जो थी यूनिटी नहीं थी, संगठन नहीं बन पाया था एक हिसाब से, जिस कारण इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बहुत जल्द ही दबा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हम आगे पढ़ेंगे नरमपंथी और उदारवादी चरण, जिसका समय काल लगभग 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का रहा। तो उसके बाद जब ये विद्रोह को दबाया गया तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक पार्टी बनाई जाए जिससे हम अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकें, मतलब अंग्रेज़ों तक पहुंचाई जा सके अपनी बातें। इसके लिए उन्होंने एक संगठन यानी एक पार्टी का बनाने का सुझाव किया। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई। तो एक पार्टी बनी जिसका नाम कांग्रेस था। ये 1885 ईस्वी में बनी और इसकी स्थापना बम्बई में की गई, जिसके संस्थापक याद रखिएगा आप A.O. ह्यूम, ये इसके संस्थापक थे। और उस समय के अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड डफनी थे उस समय के गवर्नर जनरल। तो जो एक कांग्रेस पार्टी बनी, इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर किया गया ये भी पूछा जाता है। तो इसका पहला अधिवेशन बम्बई में किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में यह किया गया। और जो ये पहला अधिवेशन हुआ था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो भी मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसे नोट करिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो इसी दौरान कुछ वर्षों बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा, जो आप ड्यूरेंट रेखा भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के दौरान बनी थी। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लैंसडाउन, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ये पूछे जाते हैं कि उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, इसीलिए मैं आपको साथ साथ कवर करा रहा हूँ। तो इसके बाद क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के बीच सीमा बन गई थी जिसे ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है, और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन। तो अब पढ़ते हैं 1887 से लेकर 1891 के बीच की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। याद रखिएगा, भारत सुधार समिति। ये समिति इसलिए बनाई गई थी ताकि भारतीयों पर होने वाले अत्याचार को बचाया जा सके। और इसी के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उसका रुख जो कांग्रेस पार्टी थी उसके प्रति कठोर होता चला गया, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी बनी थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जनता की, आवाम की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, ताकि आवाम पर कोई अत्याचार ना हो सके। पर जो ये सुधार समिति बनी थी इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार का रुख था वो कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। और याद रखिएगा, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे वो थे जॉर्ज ह्यूल। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज ह्यूल। तो आगे चलते हैं सन 1892 ईस्वी में। तो 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे दादा भाई नौरोजी। यार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ से लड़े थे, इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान से ये सांसद का चुनाव लड़े थे और इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले और इकलौते भारतीय उस समय बने थे। तो अब आगे हम गर्मपंथी चरण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ हम नेताओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं।
जो कि उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता का कंसेप्ट क्या है उससे पहले मैं आपको समझा दूं। तो जो उदारवादी नेता थे ये हिंसा के विरोधी थे और सरकार से कोई बात मनवानी हो तो अपील करते थे। पर जो उग्रवादी नेता थे ये हिंसा के विरोधी नहीं थे, ये हिंसक स्वभाव के थे और अगर सरकार से कोई बात मनानी हो तो ये हिंसा का भी प्रयोग कर लेते थे। तो उदारवादी नेता हिंसा का विरोधी थे, हिंसक नहीं थे, लेकिन जो उग्रवादी नेता थे ये हिंसक थे। तो उदारवादी नेता कौन कौन से थे उस समय के? तो दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, ये उदारवादी नेता थे। और उग्रवादी नेता कौन से? तो उग्रवादी नेताओं में महत्वपूर्ण 3 नाम थे। लाल बाल पाल जिन्हें कहा जाता है। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। इनसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इन तीनों के बारे में। और एक और प्रमुख नेता थे अरविंद घोष, ये भी उग्रवादी नेता थे। महत्वपूर्ण 3 ही थे जिन्हें लाल बाल और पाल कहा जाता था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे 1905 ईस्वी से। यहीं से गर्मपंथी चरण की शुरुआत हुई थी। तो 1905 ईस्वी में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। तो वहाँ पर बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को देखते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन करने की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग भी कहा जाता है, आरंभ किया गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। इस पूरे जो आंदोलन का नेतृत्व और प्रमुख नेता कौन रहे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पर यह आंदोलन सरकार पर प्रभाव डाल न सका और अंत में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये आप नक्शे में देख रहे हैं, बंगाल को टुकड़ों में बांट दिया गया, ईस्टर्न बंगाल और ये बंगाल, जिसे आप पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है। 1905 को इसका विभाजन कर दिया गया। तो अब उसके बाद आगे देखते हैं सन 1906 ईस्वी। तो 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम मुल्ला खां, याद रखिएगा, आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। किसकी? मुस्लिम लीग की। और जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। ये पूछा जाता है कि जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसका संविधान कहाँ बना था? कराची में, और जो उसकी पहली मीटिंग हुई थी वो अमृतसर में आयोजित की गई थी। तो उसके बाद सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद होने के कारण सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया और इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बट गई, मतलब 2 दलों में बट गई। एक है नरम दल और दूसरा गरम दल, जिसे मैंने अभी आपको समझाया, उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। तो यहीं से कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बट गई थी। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं सन 1911। तो जितने भी मैं आपको ये सन करा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड किया है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए इन्हें। तो सन 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड हॉर्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही उसने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि जब बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटा गया था तो बहुत से छोटे छोटे राष्ट्रवादी नेता वहाँ से बनने लगे, तो और विद्रोह होने लगा। जिस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया लॉर्ड हॉर्डिंग ने? उन्हें आपस में मिलाने के लिए बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। पर आगे चल के आपको पता ही है कि ये बांग्लादेश बना, पर उस समय उसने रद्द कर दिया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। और 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। 1911 में घोषणा की गई और 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। तो आगे चलते हैं सन 1913 ईस्वी पे। तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। तो याद रखिएगा, ये अब तीसरी पार्टी है, पहली कांग्रेस, फिर मैंने आपको मुस्लिम लीग के बारे में बताया, अब ये तीसरी गदर पार्टी। तो इसको शुरुआत किसने की? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। और सन 1917 ईस्वी में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ, मतलब कोलकाता में मीटिंग हुई और उसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस पार्टी का। और याद रखिएगा, एनी बेसेंट ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। मैंने आपको पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बताया, अंग्रेज अध्यक्ष भी, और ये अब पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये सभी आप याद रखिएगा। तो इसके बाद गांधी जी की एंट्री हो गई थी, जिसे हम अगले पार्ट में गांधी युग में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं लाल बाल पाल के बारे में, जिसे मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था ना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। ये लाल बाल पाल की ऐतिहासिक फ़ोटो है। इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों ही हैं, या उनकी ऐतिहासिक फ़ोटो है उस समय की। तो पहले पढ़ते हैं लाला लाजपत राय के बारे में, यानी लाल। तो लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, और ये गरम दल के प्रमुख नेता थे और उन्हें गरम दल में पंजाब के शेर की उपाधि
भी मिली थी। उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी दी गई थी। और लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, याद रखिएगा, यंग इंडिया नामक पुस्तक। और जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला लाजपत राय ने ही युवाओं के साथ मिलकर उसका विरोध किया था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो लाला लाजपत राय से पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो हमने लाल के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं बाल के बारे में, यानी बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है इन्हें। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा भी किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। और महाराष्ट्र में जो आप ये गणपति उत्सव महोत्सव देखते हैं उसका आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। तो ये कुछ जीके के प्रश्न बनते हैं बाल गंगाधर तिलक से। तो हमने लाल और बाल के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं पाल के बारे में, यानी बिपिन चंद्र पाल जी। तो जो बिपिन चंद्र पाल थे ये लाल बाल पाल के ही हिस्सा थे और भारत के क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में विश्वास रखते थे, मतलब उग्रवादी नेता थे। और उन्होंने कई अखबार भी निकाले थे। हमारी परीक्षाओं में इनके द्वारा निकाले गए अखबार ही पूछे जाते हैं। तो इन्होंने निकाला था परिदर्शक अखबार, ये जो बंगाली साप्ताहिक है, ये 1886 ईस्वी में निकाला था। उसके बाद न्यू इंडिया, ये 1902 में अंग्रेजी साप्ताहिक निकाला। और उसके बाद वंदे मातरम 1906 ईस्वी में बंगाली दैनिक निकाला। मतलब बंगाली दैनिक मतलब ये रोज़ निकाला जाने वाला अखबार था, और साप्ताहिक मतलब जो सप्ताह में एक बार निकाला जाता है। तो परिदर्शक निकाला, उसके बाद न्यू इंडिया और फिर वंदे मातरम, ये तीनों अखबार बिपिन चंद्र पाल द्वारा निकाले गए थे। तो हमने यहाँ पर आधुनिक भारत के तीनों पार्ट्स को कवर कर लिया। अब बचा गांधी युग। पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये महात्मा गांधी जी की बचपन की ऐतिहासिक फ़ोटो है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं गांधी युग के बारे में। मैं आपको बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सन वाइज याद कराऊंगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं हिस्ट्री को ट्रिक से याद करते हैं, पर हिस्ट्री ट्रिक से याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसे हमें रिलेट करके चलना पड़ता है। इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सन वाइज सब कवर कराऊंगा। आप बस इसे ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से पूरी सुने और देखें। तो चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं इसे अब गांधी युग को। तो सन 1915 ईस्वी में हम चलते हैं पहले। तो सन 1915 ईस्वी में अफ्रीका में 21 साल गुजार कर महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। वो वकालत की डिग्री करके वो भारत लौटे थे और गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी को, पर आगे चल के असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने ये उपाधि त्याग दी थी। मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी आप इतना याद रखिए कि उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो सन 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो हम चलते हैं सन 1917 ईस्वी में। इसी समय से गांधी जी एक्शन मोड में आए थे, मतलब उन्होंने भारत में अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे। और पहले उन्होंने 3 आंदोलन किए थे, बहुत ही प्रमुख आंदोलन थे, और तीनों ही आंदोलनों में महात्मा गांधी जी सक्सेसफुल रहे थे, यानी सफल रहे थे। तो सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया था उन्होंने, नील की खेती के विरोध के लिए, यानी जो नील की खेती पर कर लगता था उसके विरोध के लिए महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन किया था और सफल रहे थे। और दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में किया था, कर नहीं देने के लिए ये आंदोलन किया था और उसमें भी ये सफल रहे थे। और तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल करके किया था और इन तीनों ही आंदोलनों में वो सफल रहे थे। तो अब चलते हैं सन 1919 ईस्वी में। बहुत ही प्रमुख घटनाएं हुई थी 1919 में, ध्यान से सुनिएगा। तो 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू कर दिया। रोलेट एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी नागरिक को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी।
अगर उसे किसी भी आदमी पर संदेह हो जाए तो बिना किसी सबूत के वो उसे गिरफ्तार कर सकती थी और वो आदमी सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा या कोई अपील भी नहीं कर सकता था। तो इसका बहुत ही विरोध हुआ और इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ इस एक्ट का विरोध करने के लिए। और इस जनसभा में जनरल डायर ने, याद रखिएगा, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति उस समय मारे गए। तो ये जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, याद रखिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस समय के वायसराय थे। पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। और इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, उन्हें सर रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता था, पर इस घटना के बाद उन्होंने सर की उपाधि त्याग दी। तो अब 1919 के बाद 1920 पे चलते हैं। तो उस जलियांवाले बाग के हत्याकांड के बाद जनता ने बहुत विद्रोह कर दिया और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया उन्होंने। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। तो जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे उन्होंने गुस्से में आकर चौरी चौरा थाने पर आग लगा दी, जिसके कारण क्या हुआ, गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया, वहीं पर रोक दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। जब ये हिंसा हुई तो इस हिंसा के कारण गांधी जी ने अपना ये आंदोलन स्थगित कर दिया। ये चौरी चौरा का ये जो कांड है ये बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। ये कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर जिले में हुआ था। तो उसके बाद हम चलते हैं 1923 ईस्वी में। तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर अपनी एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ये भारत में संविधान बनाने के लिए और भारत को आगे आज़ाद कराने के लिए ये पार्टी बनाई थी। इससे पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 पार्टियां बताई थी, प्रमुख पार्टियां थी, उसे भी याद रखिएगा। तो ये चौथी पार्टी बनी स्वराज पार्टी, जिसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाया सन 1923 ईस्वी में। तो उसके बाद हम चलते हैं 1923 ईस्वी के बाद 1924 ईस्वी पे। तो 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार, याद रखिएगा, सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने। और कब चुने गए थे? बेलगांव अधिवेशन में। तो ये कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी एक बार अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के। तो आगे चलते हैं 1925 ईस्वी पे। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा था सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने लूट लिया। तो रेलगाड़ी द्वारा जो सरकारी खजाना अंग्रेज सरकार ले जा रही थी तो उसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और कुछ दोस्तों ने मिलकर लूट लिया था, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। ये भी बहुत ही प्रमुख है, काकोरी कांड कहा जाता है। पर बाद में सरकार ने इन्हें पकड़ लिया और 1927 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई थी। किसे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। तो अब हम चलते हैं सन 1927 ईस्वी में। तो भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। पर इसका बहुत ही ज़ोरदार विरोध किया गया भारत के द्वारा, क्योंकि जो ये साइमन कमीशन था ये भारत का संविधान बनाने के लिए आया, पर इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे, मतलब एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जितने भी इसमें सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहुत ही ज़ोरदार विरोध किया गया। और इस कमीशन का ज़ोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार कर दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे, साइमन कमीशन गो बैक। और इसमें सबसे ज़्यादा विरोध इसका जोरदार लाला लाजपत राय जी ने ही किया था और उन पर लाठियों का प्रहार कर दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद अब हम चलते हैं 1930 ईस्वी में। तो 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से लेकर दांडी तक 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। याद रखिएगा कितने? 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक का कानून तोड़ा। तो याद रखिएगा, दांडी जो यात्रा है यहीं से कहाँ शुरू की गई थी? 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी 79 समर्थकों के साथ। ये कब की गई थी? 1930 ईस्वी में। तो अब हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण ये सम्मेलन था। तो 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी तक 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। ये गोलमेज नहीं, गोलमेज है।
3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे और इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% पूरा हो गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन में भारत का जो संविधान था वो लगभग 40% कंप्लीट हो गया था। और याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। तीनों ही गोल सम्मेलन में वो उपस्थित थे, क्योंकि इसमें भारत का संविधान लगभग 40% कंप्लीट हो गया था। आगे चलकर वो पूरा कंप्लीट हुआ, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अब देखते हैं 1935 ईस्वी। तो 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। पर इससे जो मुस्लिम वर्ग था वो काफ़ी निराश था, वो इससे संतुष्ट नहीं था। इसीलिए 1940 में आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने असंतुष्ट होकर अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जो पाकिस्तान का नाम है, जो ये पाकिस्तान शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1940 के बाद अब हम चलते हैं 1942। तो 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो मैं आगे आपको एक पेज पर जितने भी गांधी जी ने महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम इसे क्रम वाइज पढ़ते हैं। तो 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर किया था। तो यही वो समय था, यही वो आंदोलन था जिस समय पूरे भारत में एक संगठन सा बन गया था और अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया गया था भारत छोड़ने के लिए। तो 1942 के बाद अब आते हैं 1946 ईस्वी में। तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन में, तो इस मिशन के अंतर्गत भारत का जो संविधान था वो पूरा बनकर तैयार हो गया। तो 1946 में भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। और 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बना दिए गए और दोनों ही देशों के बीच में एक सरहद रेखा खींच दी गई और दोनों देशों को बांट दिया गया। और भारत पाकिस्तान की जो रेखा है इसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। तो जो भारत पाकिस्तान की रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं महात्मा गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में, उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, नमक आंदोलन जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं 1930 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। तो ये कुछ प्रमुख आंदोलन थे महात्मा गांधी जी के। यहीं पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।